Hello everyone, my name is Divya Sharma. I hope you all are good. Welcome back to Zoom शिक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसको आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें फ़र्स्ट वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हम कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और सेकंड चैप्टर में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारी थर्ड वीडियो होगी, जो कि सेकंड चैप्टर पे होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है द राइज़ एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी रूल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 18वीं सेंचुरी से स्टार्ट होती है, ओके। बट आज हम इस चैप्टर में हम थोड़ा पीछे का जानेंगे, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में एंट्री करी और कैसे कैसे उन्होंने अपना यहाँ पे रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो इस वीडियो में हम 15 और 16 सेंचुरी की बातों को जानेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है इन ब्रीफ वो आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, कैसे कैसे उनके बीच में जो है वॉर हुए, और फिर कौन जीता और किसने यहाँ पे अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर लिया इंडिया में। तो एक तरीके से ये ब्रीफ होगा, और जो है हम इसका बैकग्राउंड को जानेंगे। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 15 सेंचुरी में क्या हो रहा था कि जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा था ना, वो सिर्फ 2 ही जो कंट्री थी ना वो कर रही थी। एक तो इटली थी और दूसरी टर्की थी, यानी कि ये 2 ही कंट्री ऐसी थी जो ग्लोबल ट्रेड कर रही थी। तो अब यूरोप जो है ना वो नए ट्रेड रूट को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि देश के जो वर्ल्ड के जो और भी देश हैं वो उनमें अपना ट्रेड करे, उनके साथ अपना ट्रेड करे। अब उनके साथ ट्रेड करने के लिए उसको सबसे पहले ट्रेड रूट को एक्सप्लोर करना होगा, यानी कि आने या जाने का रास्ता उसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था कोलंबस, जो कि स्पेन से थे। वो आ तो रहे थे इंडिया, यानी कि वो चाह रहे थे कि वो इंडिया में आए, लेकिन बाय चांस वो इंडिया में ना आके वो अमेरिका की तरफ चले गए थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि 1492 में उन्होंने अमेरिका को खोज की थी। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने की थी, यानी कि उससे पहले नहीं पता था कि इस साइड में हमारा इंडिया होता है और दूसरी साइड में अमेरिका होता है। वो बाय चांस वो दूसरे रास्ते दूसरे साइड चले गए थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो इंडिया ना पहुंच के वो अमेरिका पहुंच गए। और ये किस सन की बात हो रही है? ये 1492 की बात हो रही है, जहाँ पे कोलंबस ने अमेरिका को फाउंड कर लिया था। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो एक वास्को डी गामा थे, जो कि एक पुर्तगाल से बिलोंग करते थे, तो वो इंडिया पहुँचे थे 1498 में। तो अब उनकी चाह थी कि भाई अमेरिका की खोज हो गई, अब उन्हें इंडिया की खोज करनी थी। तो 1498 में वास्को डी गामा जो है इंडिया आए थे। ठीक है, और उन्होंने कौन सी रूट को फॉलो किया था? कैप ऑफ गुड होप। इसके थ्रू वो जो है इंडिया पहुँचे थे, और इंडिया में वो कहाँ पे पहुँचे थे? कैलीकट नाम एक जगह है, वो वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये सब तो मैंने वर्ल्ड के बारे में बताया। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या हो रहा था? तो इंडिया में जब मुग़ल का रूल हो रहा था, तो मुग़ल के जो लास्ट पावरफुल रूलर थे ना, वो औरंगज़ेब थे। ठीक है, औरंगज़ेब को माना जाता है कि वो सबसे लास्ट और पावरफुल रूलर थे। इनके बाद जो रूलर आए वो पावरफुल नहीं थे, वो कैपेबल नहीं थे अपनी मतलब संभालने के लिए, उनसे जो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो औरंगज़ेब की जो डेथ हो गई वो हुई थी 1707 में, और इनकी डेथ के बाद विदिन 15 ईयर्स जो है 9 मुग़ल एम्परर्स आ गए थे। मतलब इनके बाद जो है 9 रूलर्स अलग अलग आए विदिन 50 ईयर्स। और इंडिया में एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो रूलर्स थे, जो राजा थे, वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन रूल करेगा। ठीक है, तो इंडिया में एक तरीके से लड़ाई का सिचुएशन चल रही थी आपस में ही कि कौन रूल करेगा। और इसी टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ जाते हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो पुर्तगीज़ की होती है, द पुर्तगीज़ इन इंडिया।
ओके, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने थोड़ा सा बेसिक जो है वो बैकग्राउंड बताया था आप लोगों को कि क्या क्या हो रहा था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो जो सबसे पहले आए थे वो आए थे द पुर्तगीज़ इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एंट्री कैसे हुई, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के जो हैं वेस्ट की कंट्रीज़ के साथ कमर्शियल रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे थे एंशियंट टाइम से ही, ठीक है। और जो इंडिया में मुग़ल एम्परर्स थे उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी, तो वो अपने सी कोस्ट को जो है अच्छे से गार्ड नहीं कर पाए। वहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवी ना होने के कारण उन्होंने क्या किया कि उनके पास सी कोस्ट को कवर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी उनके पास। तो यूरोपियन जो पावर्स थी उनके साथ उनके लिए इजी हो गया इंडिया में एंटर करना, जो कि आपस में खुद ही लड़ रहे थे कि वहाँ पे ट्रेड कौन करेगा। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, तो उनके लिए एक ईजी हो गया सी कोस्ट से इंडिया में एंटर करना। और इसी के साथ 1498 में 20 मई 1498 में वास्को डी गामा जो है इंडिया पहुँचते हैं, ठीक है। और उनका जो रूट था वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको बता रही हूँ, कैप ऑफ गुड होप ये उनका रूट था और इसी के थ्रू वो इंडिया पहुँचे थे। और इंडिया में कौन सी जगह थी, कैलीकट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वास्को डी गामा का वेलकम किसने किया था, एक हिंदू किंग थे जिनका नाम था जैमोरिन। जैमोरिन ने वास्को डी गामा को वेलकम किया था। और इसी के साथ जो है पुर्तगीज़ वो सक्सेसफुल हो जाते हैं इंडिया में अपने ट्रेडिंग सेंटर को इस्टेब्लिश करने में। जो पुर्तगीज़ हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे बनाए, वो थे कोचीन में, गोवा, दमन एंड द्वीप, ओके। तो अभी तो हमने पुर्तगीज़ के बारे में जाना, इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में कौन आते हैं, ठीक है। अभी तो हमने पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ लिया है, अब हम डच के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पुर्तगीज़ के बाद डच आए थे इंडिया में। तो आइए डच के बारे में पढ़ते हैं। जो इंडिया था वो हमारा किसके लिए फ़ेमस था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया जो है स्पाइस मार्केट के लिए फ़ेमस था, यानी कि मसालों के लिए। इंडिया के जो मसाले थे वो पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस थे और सभी यहाँ से ट्रेड करना चाहते थे कि यहाँ से वो मसाले का ट्रेड करें, ओके। तो जो डच थे वो स्पाइस मार्केट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और स्पाइस यहाँ पे मसाले कहाँ पे मिलते थे, साउथ में, यानी कि इंडिया के साउथ जो था वो मसालों के लिए फ़ेमस था। तो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 में बनी थी, 1602 में बनी थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बना ली थी, जैसे कि कहाँ कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में, पुलीकट में, सूरत में, पटना में, बालासोर में, कोचीन में, इन सभी जगह पे इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फैक्ट्रीज़ बना ली थी। और यहाँ से उन्होंने क्या क्या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक कॉटन क्लॉथ्स, रो सिल्क, ओपियम एंड इंडिगो, यानी कि इंडिया से वो ये चीज़ें ले जाने लगे थे। और इसी के साथ डच ने क्या किया, स्पाइस ट्रेड में एक मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली, यानी कि यही जो है स्पाइस ट्रेड को करेंगे, ठीक है। तो जब डच जो है अपने एक्सपेंड कर रहे थे ट्रेड को इंडिया में और कहाँ पे, आइसलैंड्स ऑफ फार ईस्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, डच गवर्नमेंट ने इनको अपोज़ किया। अब क्यों अपोज़ किया, क्योंकि जो डच गवर्नमेंट थी वो स्ट्रेस डाल रही थी ऑन मेंटेनिंग इट्स प्राइमेसी ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो ये सब चाहती थी। तो इसी के कारण इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिक्लाइन हो गई इसी के साथ। तो अब डच के बाद देखते हैं इंडिया में कौन आता है। डच के बाद एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की, डच के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर करते हैं। तो आइए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। आई अंडरस्टैंड ये आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा कि क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन यही चैप्टर है थोड़ा सा जो बोरिंग है, बट इसके आगे जो आपको एक ये भी जानना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आगे के लिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग होकर पढ़ लीजिए। इसके आगे जो आएगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए अब ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो सर फ्रांसिस ड्रेक थे, एक ब्रिटिश नेविगेटर थे, इन्होंने क्या किया, अंडरटुक वोएज अराउंड द वर्ल्ड इन 1579। वोएज का मतलब होता है कि
ट्रैवल करना सी रूट के थ्रू, ठीक है। तो इन्होंने वर्ल्ड में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था 1579 में। और जब इनका ट्रैवल जो है कंप्लीट हो गया था तो इन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली थी ओवर स्पेनिश आर्मेडा इन 1588, जिससे इनको एनकरेजमेंट मिली कि जो पीपल ऑफ इंग्लैंड हैं वो ईस्टर्न वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, यानी कि वो ईस्टर्न वर्ल्ड में भी ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ से अपना ट्रेड कर सकते हैं। और इसी के साथ क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने बहुत सारे लोगों को एनकरेज किया कि वो इंडिया जाए और वहाँ से ट्रेड करें, जैसे कि जेम्स लैनकेस्टर, कैप्टन रेमंड, इन लोगों को क्वीन एलिज़ाबेथ ने एनकरेज किया। और इसी के साथ 1 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉयल चार्टर जो है लागू कर दिया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया था कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड अपना कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि रॉयल चार्टर का मतलब क्या था। रॉयल चार्टर का बेसिकली मतलब ये था कि कोई भी और ट्रेडिंग ग्रुप जो होगा वो इंग्लैंड के साथ कॉम्पीट नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड नाउ कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी अदर ट्रेडिंग ग्रुप जो है कॉम्पीट नहीं कर सकता, उनके अपोज में नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, उनके पास मोनोपोली राइट अब हो गए हैं। The company now had the right to undertake voyages to new and unknown market, from where it could buy goods at a cheaper price and sell them back in Europe at a higher prices। अब जो कंपनी के पास चार्टर, रॉयल चार्टर आ गया था, उनके पास मोनोपोली राइट हो गई थी ट्रेड के लिए, कोई भी अदर ट्रेडिंग ग्रुप उनके अपोज में नहीं होगा, तो उनके पास सारे राइट्स थे। अब वो कहीं भी सी रूट से कहीं भी जा सकते थे और न्यू और अननोन मार्केट्स को वो एक्सप्लोर कर सकते थे, जहाँ से वो चीपर प्राइजेस में रॉ मटेरियल को ख़रीद सके और उन्हीं से जो है कुछ मटेरियल बनाए और उन्हीं को वापस यूरोप में बेच सके एट अ हायर प्राइस। अब ये इनकी पॉलिसी आ चुकी थी। तो अब बात करते हैं 1613 की, जहाँ पे इंडिया में मुग़ल एम्परर जो था वो जहांगीर था, और जहांगीर ने एक फरमान इशू कर दिया था जिसमें इंग्लिश को जो है परमिशन मिल गई थी कि वो अपनी परमानेंट फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन सूरत। और ब्रिटिशर्स की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो सूरत में हुई थी, सूरत में इस्टेब्लिश हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश एट सूरत। और इसके बाद सिमिलरली मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में इनकी अदर फैक्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई। तो यहाँ पे हमने ब्रिटिशर्स का पढ़ा कि कैसे वो इंडिया में आए, उन्होंने कैसे यहाँ पे अपना रूल करना स्टार्ट किया, मतलब ट्रेड करना स्टार्ट किया, किस तरीके से, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये सब इन्होंने इस तरीके से हुआ। तो इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंच की, कि कैसे इनके बाद ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच आते हैं इंडिया में और वो अपना ट्रेडिंग सेंटर्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और अपने हेडक्वार्टर्स को इस्टेब्लिश करते हैं। तो फ्रेंच के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं 2 और 3 पार्ट्स में जो है कंप्लीट करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ा और डच के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ब्रिटिश के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जूम शिक्षा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और जिसने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लें। और फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रो डिस्कस कर रखा है एंड सेकेंड वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।